तो हेलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और जो इसका सेकंड लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। मींस ये तो चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी यहाँ पे फिनिश किया था कि जनरल फॉर्म एन एपी जो हमने पढ़ी थी, अब उसमें से कुछ हम खास चीजें निकालेंगे। ठीक, तो पहले थ्योरी से पढ़ने से पहले थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि जो पुराने कंसेप्ट है वो रिवाइज हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं 3, चेक वेदर एपी और नोट। ठीक, तो लैंग्वेज अलग हो सकती है, बस आपको बताना है कि ये जो है सीरीज पैटर्न जो भी दे रखा है इसमें बताना है क्या ये एपी है या नहीं। तो एपी चेक करने का आपको तरीका बताया था मैंने कि हमारे पास अगर A1, A2, A3, A4 ऐसे टर्म है तो A2 माइनस A1 कीजिए, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और जो कॉमन डिफरेंस आता है वो सेम आना चाहिए हमेशा। जो नेक्स्ट टर्म है उसका प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस सेम आता है तो वो चीज़ एपी होगी, नहीं तो नहीं होती। ठीक, ऐसे यहाँ पे देखो 0, -4, -8, -12 नजर में आता है। सो पहले हम इसको अगर A1 माने, इसको A2, इसको A3, इसको A4, तो अगर हम डिफरेंस निकालें तो A2 माइनस A1 क्या A3 माइनस A2 के इक्वल आता है या फिर A4 माइनस A3 के। ठीक, तो देखो A2 माइनस A1 -4 -0, देखो A2 आपका -4 था और माइनस हम करेंगे A1 क्या है 0 और A3 क्या है हमारा -8 माइनस A2 क्या है हमारा -4 इक्वल टू A4 कितना है -12 और ये कितना है हमारा -8। सो ये तो -4 आ गया, 0 है हम लिख नहीं सकते, -8 + 4 -4 -12 प्लस का 8, माइनस प्लस होगा ना, तो अगर -12 + 8 बताऊं तो माइनस और प्लस माइनस होगा तो 4 आएगा। साइन किसका बड़ा है 12 का, तो माइनस आया। सेम यहाँ पर भी वही चीज करेंगे तो हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 नजर आ रहा है, तो यस इट इज एन एपी। ठीक, एपी होगा हमारा पहला जो सीरीज दे रखा है। सेकंड देखो, सेकंड में हमें 1, 3, 9, 27 दे रखा है। सो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो 3 में से 1 करो 2 आएगा, 9 में से 3 6 आएगा, 27 से 9 18, मतलब डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है 3, 6, 18। और एक्चुअली में अगर 1, 3, 9, 27 हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हर अगला टर्म मल्टीप्लाई करके आ रहा है और हमने ऐसा नहीं पढ़ा था कि एपी में मल्टीप्लाई होगी। ये सीरीज हो सकती है या पैटर्न हो सकता है जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, पर हम एपी नहीं बोल सकते क्योंकि एपी में कोई कॉमन डिफरेंस होना ही चाहिए। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे नो। अब जब भी अगर हमारे पास रूट वाले क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें रूट दे रखा हो √2, √8, √18, √32, तो हम ऐसे ही बिना देखे नहीं बोल सकते। और आपको पता होगा कि रूट में सब्सट्रैक्शन ऐसे नहीं होता कि आप √8 माइनस √2 करो तो इसको √6 लिख दो, ये पूरी चीज गलत है। अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ होगा तो गलत सोच रहे हो। रूट में ऐसे जो है सब्सट्रैक्शन नहीं होता क्योंकि रूट में पावर होती है, उसको हम कॉमन ले सकते हैं या फिर किसी दूसरी फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज गलत है, ध्यान रखना। अब अगर मुझे कभी भी रूट का सॉल्व करना है तो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि जो भी अगर टर्म निकलती है रूट से बाहर उसको निकाल सकते हैं। जैसे √8 है हमारे पास, अब √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 8 है तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2, 4, 2, 2, 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है √2 × 2 × 2, तो 2 में से एक बाहर आ जाएगा 2 और रूट में एक 2 बच जाएगा, तो ये हमारा आ गया 2√2। अब अगर मैं 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, ध्यान रखना जब भी रूट में हमारे पास ऐसे टर्म्स आएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना, कई बार वो चीज़ एपी निकल आती है। यहाँ पर देखते हैं है या नहीं है, तो 2 9 से 18, 3, 3, 3, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2, 3, 3 आएगा 18 का, देखो 18 का आएगा 2 × 3 × 3, 2 3 6, 3 18, तो भाई 3 3 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3√2। अब √32 है, √32, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 2, 16, 8, 4, 2, 2, 1, समझ में आ रहा है। अब देखो एक यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से एक 2 बाहर आया, पर ये 2 रह जाएगा अंदर, तो एक्चुअली में ये होगा 4√2। तो देखो √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब हमें क्या नजर में आ रहा है कि अगर इसे हम 1 मान लें, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई 1 नंबर मान लें तो 1√2, 2√2, 3√2, 4√2 ऐसा बढ़ता जा रहा है और अगला 5√2 होगा। अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस या देखूं माइनस करके
तो अगर मैं 2√2 को माइनस करूं √2 से, ठीक, तो देखो √2 कॉमन ले लूं, अगर मैं √2 कॉमन ले लूं तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर तो 1 मान सकता हूँ 1, तो ये चीज आ रही है √2। और अगर मैं 3√2 माइनस 2√2 करूं, 3√2 माइनस 2√2, तो √2 दोबारा से कॉमन लेते हैं, 3 आएगा इधर साइड, यहाँ पर 2 आएगा, तो ये भी √2 आ रहा है। और सेम ऐसे ही 4√2 माइनस 3√2 सॉल्व करेंगे तो √2 कॉमन लेंगे, 4 माइनस 3, तो √2 आ रहा है 1। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर √2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो यस ये एपी है, ठीक। तो अगर कोई बच्चा पहले देखता और अगर उसे रूट का सब्सट्रैक्शन नहीं आता कि ऐसे हम माइनस कर सकते हैं, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे दिख नहीं रहा आपको कॉमन डिफरेंस। लेकिन जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करा, √2, 2√2, 3√2, 4√2 इसको हम लिख सकते हैं, तो वो चीज़ ये भी आ गई। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर रूट में आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसके बाद अगर बाहर निकलते हैं तो बाहर निकाल लो, और ये क्वेश्चन नोट करो। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी से ही निकल के आएगा। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो कैसे चीज़ें आएंगी, और उसके बाद जो nth टर्म है जिसपे हमारी पूरी 5.2 एक्सरसाइज बेस्ड है उसको देखते हैं, ठीक। अब इसको नोट कर लो। तो अब एपी में क्या है कि बहुत ज़्यादा ये डेली लाइफ से रिलेट करना है, नंबर्स हम खेल रहे हैं, तो हम डेली लाइफ से कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है, ठीक, अगर कोई पर्सन है उसकी सैलरी 3000 हम मानते हैं, 3000 पर मंथ, ठीक। और जब उसका कंपनी से एग्रीमेंट होता है या कब जब वो जॉब लेता है तो उसको कंपनी बोलती है कि आप 1 साल तक हमारे पास काम करोगे, तो स्टार्टिंग में आपका 3000 पर मंथ है, उसके बाद हर ईयर हम आपको 500 का इंक्रीज कर देंगे, ठीक। मतलब अभी ये पहले ईयर था, फर्स्ट ईयर था, पहले साल 3000 पर मंथ मिला, ठीक। जब नेक्स्ट ईयर आएगा सेकेंड ईयर, तो जब सेकेंड ईयर होगा तो कंपनी ने बोला हर ईयर हम क्या करेंगे, आपके जो रुपए हैं 3000 उसमें 500 ऐड कर देंगे, तो आपकी सैलरी ये हो जाएगी पर मंथ, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ कि 5th ईयर में कितनी सैलरी होगी, कि 5th ईयर में कितनी सैलरी होगी, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि अगर फर्स्ट ईयर में 3000 थी और सेकेंड ईयर में 500 इंक्रीज हुआ, थर्ड ईयर में और 500 इंक्रीज होगा, फोर्थ ईयर में और 500 इंक्रीज होगा, तो ऐसे आप इंक्रीज करते जाओगे, है ना। क्या समझोगे कि अगर सेकेंड ईयर में ये था तो थर्ड ईयर में क्या होगा, 3500 हुआ, तो थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा 4500 इंक्रीज कर दो, फोर्थ ईयर में क्या होगा 4500, और 5th ईयर में कितना हो जाएगा 5000। तो आप ऐसे एडिशन करके बता सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि उन्होंने 20 साल काम करा, कितने साल, कोई भी अगर पर्सन है मान लो उस कंपनी में 20 साल काम करता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 20th ईयर में उसकी सैलरी क्या होगी, तो आप क्या बता सकते हो। अब आप अगर एडिशन करने बैठो तो सोचो आपको 500 ऐड करना है 20 बार, ठीक। 5th ईयर तक तो आसान था, आप ऐसे कर सकते थे 3500 जोड़ो, फिर थर्ड का बताओ, फोर्थ का बताओ और 5th का। अब 20th पूछा, और 20th ईयर में तो अब इतना एडिशन करोगे 500, तो बेवकूफ़ी हुई, क्योंकि जब हम लगातार एडिशन करते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अगर 2 + 2 + 2 है तो हम 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 7 बार 2 प्लस है, क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि अगर हमारे पास ये 2 + 2 + 2 + 2 कितने 7 हो गए, 3 4 3 7, तो हमें अगर इसका एडिशन करना है तो हम एक्चुअली डायरेक्ट इसे बोल सकते हैं 2 × 7 14। अगर ये हमारा मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है ना। आप अगर 2 को 7 बार ऐड करो या 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो तो भी 14 ही आने वाला है, ये भी ऐड करके देखना 14 ही आएगा। अब मैंने ऐड नहीं किया लेकिन मुझे पता है 2 7 टाइम्स लिखा हुआ है, तो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड है, तो ना बच्चे वाली बातें, रिपीटेड एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आपको यहाँ पर कैसे समझना है कि अगर मैं 500 ऐड कर रहा हूँ तो 20th या 20वें साल में सैलरी क्या होगी, तो यहीं से हमारी जो जनरल फॉर्म थी एपी की, जो हमने डिस्कस करी थी एकदम बेसिक से, कि कोई एग्जांपल लिया और उसमें हमारा यहाँ पर देखो ये चीज़ ए हो जाएगी, ये तो चीज़ समझ में आती है कि ये फर्स्ट टर्म होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म का मतलब जो पहले आती है ना, और जो चीज़ पहले आ रही है वो फर्स्ट टर्म है हमारी, वो ए की वैल्यू हमने बताई थी वो ए होगी। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है,
आपको ए मिल गया 3000 और डी हमारा आया था ₹500, मतलब कॉमन डिफरेंस पर ईयर के हिसाब से आपको 500 इंक्रीज मिलेगा। तो ये कॉमन डिफरेंस है 500। सो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि पहले साल तो उनका था ए, दूसरे साल हुआ ए प्लस डी, देखो तीसरे साल होगा ए प्लस 2d, है ना। ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल, ये चौथे साल, क्योंकि a प्लस 3d होगा। अब बात समझो ना, अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा 3000 प्लस 15 तो a प्लस डी, और जब थर्ड ईयर होगा तो थर्ड ईयर में एक्चुअली 3000 प्लस 2 इंटू 500 होगा, है ना। क्योंकि देखो 500 था, अब 2 साल में 2 बार 500 लगा, तो एक्चुअली में से सॉल्व करोगे तो 3000 प्लस 2 इंटू 5000 आ जाएगा। तो ये हमारा 4000 आ रहा है। तो एक्चुअली में मैंने डायरेक्ट 4000 लिखा था, पर वो आया कैसे कि भाई फर्स्ट ईयर में उसका 3000 सैलरी थी और नेक्स्ट ईयर 500 एडिशन हुआ, उसके बाद दोबारा 500 एडिशन हुआ तो 4000 हुआ। ऐसे ही यहाँ पे जब 4500 होगा तो एक्चुअली में वो चीज क्या होगी, 3000 पहले साल का प्लस 3 इंटू 500 जो एडिशन हुआ। सो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा अगर फोर्थ ईयर का था तो a प्लस 3d था, और फिफ्थ ईयर का होगा तो क्या चीज होगी, a प्लस 4d। तो ऐसे ही एडिशन चलता रहेगा। और हमसे अगर nth ईयर पूछे तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर सेकंड है तो 1 आ रहा है, थर्ड है तो 2 आता है, फोर्थ है तो 3 आ रहा है, फिफ्थ है तो 4 आ रहा है, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। ठीक, एक एक कम होने का मतलब है कि अगर nth ईयर का पूछा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी अंत टर्म है। और यही हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी ये होता है और nth टर्म हमारे पास ये है। सो अब इससे फायदा क्या हुआ कि अगर मुझे कोई भी एपी दे रखी है और उसमें 10th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, 17th टर्म, कोई सा भी टर्म बताना है तो हम बिना एडिशन करे या जितना हम चीजें सोचते हैं कि एडिशन करते रहो तो पता चल जाएगा, तो हम 100, 1000, 500 कोई सी भी टर्म बता सकते हैं अगर हमें ये nth टर्म वाला फॉर्मूला पता है। हमने ड्राइव देख लिया कि कैसे आया होगा फॉर्मूला, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। nth टर्म a प्लस n माइनस 1d होती है, n से एक माइनस करके आता है। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एपी समझेंगे, कॉमन डिफरेंस सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म देखेंगे, उसके बाद जो nth टर्म होगी उसको सॉल्व करते हैं। अब जो कुछ क्वेश्चंस हमें देखने हैं, जैसे हमें यहाँ पर अब एपी दे रखी होगी, पहले एक्सरसाइजेस तक या पहले लेक्चर तक हमें सिर्फ ये बताना था क्या वो चीज एपी होगी या नहीं होगी। जब हम ये समझ सकते हैं कि एपी जो ही चीज है या नहीं, जो भी पैटर्न सीरीज है अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर एपी हमें पहले से दे रखा है और मैं अगर सॉल्व करूँ तो देखो 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, तो हम कह सकते हैं ये चीज एपी है। ठीक, तो एपी है। अब हमें बताना है इसका 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म बताना है। अब एक तरीका क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, 12 है, फिर 5 एडिशन करो फोर्थ आएगा, फिर 5 एडिशन करो फिफ्थ आएगा। लेकिन उससे बेटर क्या कि हमें फर्स्ट टर्म क्या नजर में आता है, a इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस कितना आया 5, 7 माइनस 2 कॉमन डिफरेंस 5 आएगा, 12 माइनस 7 5 ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। अब हमें पता है कि ए एन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मुझसे 10th टर्म पूछा है तो a की n की वैल्यू यहाँ पर 10 है, a 10, ये हमारा क्या है 10th टर्म, ये nth टर्म था, तो यहाँ n की जगह पे मैंने आपसे पूछा 10th टर्म क्या होगा, तो n की जगह पे हम 10 रख देंगे, तो ये 10th टर्म हुआ। ठीक, अब 10th टर्म हमें बताना है तो a प्लस, यहाँ n की जगह पे 10 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 9d। ठीक, अब आपको a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू है 2 प्लस d की वैल्यू है 5, तो 2 प्लस 45, सो जो हमारा 10th टर्म होगा वो 47 होगा। अब क्वेश्चन में आपको एक बात समझ में आ रही है कि हमारे पास अगर कोई भी एपी है तो हम किसी भी एपी का उसका जो टर्म है वो हम बता सकते हैं, चाहे वो किसी भी नंबर का हो। अगर आपसे पूछ लूं 100th टर्म क्या होगी तो आप लिखोगे a100 क्या चीज, अगर मैं पूछूं 100th टर्म। ठीक, 100 टर्म, अब 100 टर्म बतानी है तो आपको पता है ए एन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अगर a 100 बताना है तो ये होगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी।
तो a प्लस 99d, ठीक, ये 100 माइनस 99 हो जाएगा। तो a2 है, 5 रखेंगे हम d की वैल्यू, तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगी 5 9 जा 45 का 4, 495 2 प्लस, तो 497। ठीक, अब हमने भले ही इस एपी को 100 टर्म्स तक नहीं लेके गए, हम 100 टर्म्स तक कैसे लेके जाते, 5 एडिशन करते और 100 बार एडिशन करते, पर हमें बिना एडिशन करे पता चल गया कि यहाँ पर 100 टर्म क्या होगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत यूजफुल है nth टर्म बताने में हमारी एपी की। ठीक, तो ये चीज नोट कर लो। तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये भी नोट कर लेना, हम 100 टर्म भी बता सकते हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11 टर्म बतानी है इस एपी की, तो जो भी एपी दे रखी हो सबसे पहले ये चीज देखना उसका फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए है, क्या है, -3। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, -3 -1/2 और 2 ऐसे एपी जा रही है। ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो तो -3 है ना। अब अगर कॉमन डिफरेंस बताना है तो हमने सीखा है कि अगर एपी दे रखी है तो नेक्स्ट टर्म से प्रेसिडिंग टर्म को माइनस करो। ठीक, तो ये अगर मेरा a1 था, फर्स्ट टर्म है, ये a2 है, ये a3 है। ठीक, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 आएगा, है ना। और यही मेरा क्या होता है, d, कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो a2 माइनस a1 यानी कि -1/2 माइनस, अब a1 क्या है, माइनस का 3 है, इक्वल टू a3 2 माइनस माइनस का 1/2। तो देखो ये तो -1/2 प्लस 3 हो गया, ये 2 प्लस माइनस प्लस होगा 1/2 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 6/2 4 प्लस 1/2, तो -1 प्लस 6 5/2 और 4 प्लस 1 5/2। तो d की वैल्यू आ रही है आपके पास 5/2। तो a1 हमारा -3 है, या सीधा हम इसे a बोल सकते हैं, और हमारी d की वैल्यू है 5/2। तो d की वैल्यू जरूर सॉल्व करना, एपी में नहीं दे रखी तो d की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही तो सबसे पहले सीखा था कि अगर एपी बतानी है तो कॉमन डिफरेंस निकालना सीखो। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो एपी है, जो कि सेम आ गया 5/2। तो ये हमने d निकाला, तो d की वैल्यू 5/2, ये चीज नोट करना। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमें 11 टर्म बतानी है। तो अगर हम देखें इसका 11 टर्म क्या होगी, अब 11 टर्म बतानी है। ठीक, तो हमें पता है nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो a 11th बताना है तो a प्लस n की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 10d आ जाएगा हमारे पास। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस का 3 प्लस d हमारे पास 5/2, 10 इंटू 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 10 कैंसिल 5 बार में, तो ये आ गया -3 प्लस 25 प्लस का माइनस का 22 आ जाएगा। ठीक, तो 11 टर्म हमारे पास आ गई 22। तो इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि फर्स्ट टर्म क्या है, डी की वैल्यू आपको सॉल्व करना आता ही है, फिर तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक, ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो कि यहाँ पर आपको 8 टर्म निकालनी है इस एपी की, है ना। 8 टर्म अगर सॉल्व करनी है इस एपी में, तो 8 टर्म में अगर हम देखें इस एपी में 7 13 19 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म तो 7 नजर में आता है, और कॉमन डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 13 माइनस 7 6 आएगा, 19 माइनस 13 6 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास 6 आ रहा है ना। अब अगर हम देखें तो अगर 8 टर्म बताना है तो a8 क्या होगा, a प्लस ए एन होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी क्वेश्चन करो एक बार इसको लिखना, फिर उसके बाद यहाँ पे n की जगह 8 रखना, तो 8 माइनस 1 d हो जाएगा, a प्लस 7d। ठीक, तो a कितना है हमारा 7 प्लस 7 इंटू 6, d6 है ना यहाँ पर, देखो ये चीज आपने अभी सॉल्व करी है, तो यहाँ पर आ गया 7 प्लस 42, तो यह वैल्यू आ गई 49। तो 8th टर्म इस एपी की 49 होगी। ये सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक खास बात है कि आप ये तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब थोड़े क्वेश्चंस कैसे आएंगे, स्टेटमेंट वाले आएंगे, या तो कोई डेली लाइफ प्रॉब्लम होगी, या हमें कंपेयर करना होगा दो टर्म्स को, मे बी 2 एपी हो सकती हैं, उनकी टर्म्स को कंपेयर करना हो, या फिर हमें अगर
लास्ट टर्म दे रखी हो एपी की, तो हमें सॉल्व कराएगा कितनी टर्म्स होंगी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो दोबारा समझो। देखो, अगर मैं इवन नंबर की एपी लिखता हूं तो इवन नंबर 2 4 6 8, ठीक, मैंने लिखे 80 तक, ठीक, मैंने 80 तक इवन नंबर लिखे। अब आपको पता है कि यहां मैंने 80 तक इवन नंबर लिखे हैं, तो उससे पहले 78 होगा, यहाँ 8 है, 10 होगा, 12 होगा, तो इनके बीच में बहुत सारे जो होंगे इवन नंबर्स होंगे। 12 आएगा, 14 16 18 20 22 24 26। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे आप बताओ कि इसमें कितने इवन नंबर्स होंगे 2 और 80 के बीच में। अब आप सोचोगे कि इवन नंबर सारे लिखता हूँ और फिर काउंट करता हूँ, पर ये तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब हम यहाँ पर 8th टर्म या 11th टर्म 10th टर्म 100 टर्म सॉल्व कर रहे हैं, तो हम एडिशन नहीं कर रहे, सीधा फॉर्मूले बेसिस पे जा रहे हैं। तो हम क्या इसमें भी कुछ ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं कि हम बता सके 2 और 80 के बीच में जितने इवन नंबर होंगे वो क्या होंगे। तो इस प्रॉब्लम को ही अब सॉल्व करते हैं हम। देखो ध्यान से, अगर इसमें बताना है हमें nth टर्म या लास्ट टर्म दे रखी है और सॉल्व करना हो हमको कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, ठीक, कितने टर्म्स होंगे इसके अंदर, तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर 2 4 6 8 ऐसे एपी थी आपके पास, तो देखो आपको पता है फर्स्ट टर्म तो 2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 आ रहा है। देखो 4 - 2 6 - 4 8 - 6 सभी 2 आएगा, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n क्वेश्चन मार्क, कितने जो है इवन नंबर्स आएंगे 2 और 80 के बीच में, ठीक। सो आपको यहाँ पर एक तरह से ये जो लास्ट टर्म है, इसको लास्ट टर्म अगर हम बोले, ठीक, लास्ट टर्म जो है वो हमें दे रखी है 80, तो जो an है उसको हम 80 बोल सकते हैं। an को हमने 80 क्यों बोला, क्योंकि ये लास्ट टर्म है और an हमारी nth टर्म होती है, ठीक। nth टर्म क्या है, जो लास्ट टर्म होगी। अब an को हमने 80 लिखा क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म है। अब ये AP अनलिमिटेड नहीं है, अब तक जितनी AP पढ़ी हमने उनको हम इंक्रीज करते जा रहे थे। सीधा हम क्या लिखते थे, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इंक्रीज कर दिया। अब हमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगी, हमसे 1000 10,000 करोड़ टर्म पूछे, कोई सा भी टर्म पूछे हम सॉल्व कर सकते थे उस फॉर्मूले से। लेकिन अब यहाँ पर जो है लिमिटेड है, लिमिटेड AP है, ठीक है, लिमिटेड AP है तो इसमें टर्म्स भी लिमिटेड होंगे, ठीक। सो लास्ट टर्म ये 80 होगा, ये an जो है हमारा लास्ट टर्म 80 होगा। अब हमें पता है कि an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × 2। तो जब ये an, जब ये लास्ट टर्म 80 होगा तो उस पर n की वैल्यू क्या होगी, वही तो हमें सॉल्व करनी है, a + n - 1 × d, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दे रखा था। अब इस an को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। nth टर्म तो है ही है, लेकिन लास्ट टर्म क्यों बोला, क्योंकि यही आखिरी वाला टर्म है और n का मतलब क्या समझते हैं कि बहुत इंक्रीज करता जा रहा है, कोई सा भी टर्म बता दो। पर इस AP में क्या है, ये लिमिटेड AP है, तो लास्ट टर्म 80 होगा तो उसको हम an बोल सकते हैं। तो an a + n - 1 d होता है, an को हमने 80 लिखा, a प्लस अब n की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है कि इसके अंदर कितनी टर्म आएगी या कौन से नंबर की ये टर्म है। बात समझ में आ रही है कि अगर AP थी ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है AP, मान लो यहाँ पर कुछ भी नंबर होंगे, ऐसे बढ़ती जा रही है और हमें लास्ट वाले का नंबर पता है। अब अगर हम ये बता दें कि एक चीज पूछे, आप एक एक डब्बे काउंट करो कितने होंगे नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक एक नंबर काउंट करो कितने होंगे, 1 2 3 4, फिर 10 12 14 आएगा उनको काउंट करो, या फिर ये बता दो कि इसका नंबर क्या है, उतने ही होंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 8th का नंबर बताओ, 8th कौन से टर्म का AP है, तो देखो 1 2 3 4 4th टर्म का AP है, लेकिन ये तो 4 टर्म का AP आपने काउंट करके बताया, लेकिन अब हमें बताना है कि ये अगर ये कौन से टर्म का AP है या फिर हमें बिना काउंट करके बताना है। तो ध्यान से सुनना इस बात को कि अगर मुझे पूछना है कि 8 कौन से टर्म का AP होगा, आपने काउंट करके बता लिया 4th टर्म का होगा, ये 4th टर्म पे आ रहा है, मतलब चौथे नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर हमें नहीं पता होता तो हम an को लिखते a + n - 1 × d। तो an यहाँ पर n क्या है, 4th टर्म, ठीक। तो ये हमारा 4th टर्म है एक्चुअली में 8, ठीक। a हमें पता है 2 है, n - 1 × 2 है, तो 8 आ गया, 2 + 2n - 2। तो देखो 2 प्लस का 2 माइनस का 2 ये दोनों कैंसिल हो गए, 2n = 8, n की वैल्यू आ गई 4।
कैसे है, 2 को डिवाइड में भेजना, 8/2 होगा तो n की वैल्यू 4 आएगी। तो आपको बात क्या समझ में आ रही है यहाँ पर कि एक्चुअली में जो हमारा ये 8 है वो फोर्थ टर्म हमने काउंट करके बताया, लेकिन बिना काउंट के इस फॉर्मूले में हम an की जगह पे जो टर्म है उसका नंबर बता सकते हैं, या उसका नंबर बताना है तो सिंपल 8 रखो और a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2, n की वैल्यू सॉल्व करके बता सकते हैं कौन सा टर्म होगा। अब वही यही वाली चीज, ये जो बॉक्सेस वाली चीज है, यही चीज यूज करनी है यहाँ पर भी। जितना हमारा 80 का टर्म होगा, ये जितने नंबर पे आएगा 80, जितना इसका nth टर्म होगा, जिस नंबर पे आ रहा होगा उतने ही टर्म्स होंगे इसमें, क्योंकि लगातार एकदम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर 80 लिखोगे आप, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, n-1, d की वैल्यू भी 2 है। तो इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, लीनियर इक्वेशन है सिंपल, 2n-2, देखो 2 से 2 दोबारा कैंसिल, तो 2n इक्वल टू 80, n की वैल्यू आ गई 80/2, n इज इक्वल टू 40। तो एक्चुअली में जो 80 है ये लास्ट टर्म तो है, साथ में इस एपी की क्या है, ये 40th टर्म है। तो हम कह सकते हैं इस पूरी एपी में इसके बीच में, या पूरे जो काउंट करें हम, 40 टर्म्स होंगे, 40 टर्म इसमें आ रहे होंगे, यही चीज बतानी थी। अब आप एक काम करना, मेरे लिए छोटा सा काम है, कर सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 80 तक ऐसे ही इवन नंबर लिखना और उनको काउंट करके बताना, 100% 40 ही आएगा। मतलब आपने बिना पूरे नंबर लिखे बता दिया कि इस एपी में कितने टर्म्स होंगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है कि हमें अगर स्टेयर्स बनानी है तो हम बता सकते हैं इतने डिफरेंस पे रखेंगे तो हम छत तक पहुंच जाएंगे। क्या चीज़ कि अगर हमारे पास ये छत है, ये ग्राउंड है, हमें यहाँ तक स्टेयर्स ड्रॉ करनी है, तो हम अगर डिस्टेंस बनाएं, ठीक, तो डिस्टेंस हम कितना रखें, कितना डिवीजन रखें, तो हम अगर कॉमन डिफरेंस बताना है या कितने नंबर रखें, नंबर ऑफ स्टेप्स रखें, ताकि एकदम करेक्ट पोजीशन पे पहुंचे। वरना अगर हम यहाँ बड़ा बना दें या छोटा बना दें तो उससे डिफरेंस होगा। तो एपी का यूज स्टेयर्स बनाने में यूज होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स पता लगाने हैं तो कॉमन डिफरेंस पता लगाओ, और जो एग्जैक्ट बैठेगा ग्राउंड से छत तक जाने में, ये चीज यूजफुल होती है। कितने फीट का बनाना है या जो भी हमारे पास हाइट दे रखी है, ठीक, ये तो हाइट है हमारे पास, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे ये चीज बताती है, क्योंकि हमें हाइट पता होगी। मान लो ये हमारा 10 फीट है, ठीक, और ये 2 फीट पर है, तो यहाँ पर हमको पता है कि क्या डिस्टेंस है, ये लास्ट टर्म होगा, ये स्टार्टिंग का होगा 2 फीट, ठीक, तो A2 हो जाएगा। डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं 2 फीट का होगा तो ये 4th फीट पे, 6th फीट पे, 8th फीट पे और लास्ट में 10th फीट पर, ऐसे 4 या 5 स्टेप्स बना के कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो समझाने के लिए था कि इसका यूज क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें ये जो नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं उसका यूज। अब जो नंबर ऑफ टर्म्स बताने का कंसेप्ट है उसमें भी फॉर्मूला सेम यूज होना है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये एक्चुअली में nth टर्म दे रखी है या लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक, तो इसको हम an बोलते हैं, है ना। आपको पता है इस एपी में a की वैल्यू 7 होगी, फर्स्ट टर्म है। d आप सॉल्व कर सकते हो, 13 - 7 6 आएगा, 19 - 13 6 आएगा, तो d की वैल्यू 6 है। और ये जो an है ये हमारा लास्ट टर्म होगा। अब अगर आपको इसका ही नंबर बताना है, ये जो nth टर्म होगी उतने ही टर्म्स होंगे, क्योंकि काउंटिंग 1 2 3 4 जा रही है, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स या जितना इस टर्म का नंबर होगा उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक। तो हम अगर लिखें an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, सो हमें an की वैल्यू 205 दे रखी है, a 7 है, n-1 इंटू 6, ठीक, तो 7 यहाँ माइनस में लेके जाते हैं, n-1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7, 205 माइनस 7, तो n-1 इंटू 6, ये वैल्यू आ गई 198, ठीक। तो अब 6 डिवाइड में भेजोगे तो n-1 198/6, n-1 इक्वल टू, ये डिवाइड करो 33 आएगा, तो n इज इक्वल टू 33 + 1, n की वैल्यू आ गई 34। तो एक्चुअली में ये जो टर्म होगी वो 34th टर्म होगी, है ना, ये 34th टर्म होगी और इतनी ही टर्म होंगी इसके अंदर, तो 34 टर्म होगी इस एपी में जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है ना। अब अगला देखो, इसमें a की वैल्यू आपको 18 नजर आ रही है ना, an - 47 दे रखा है, पर d क्या होगा, तो d सॉल्व करो। d क्या सॉल्व करोगे, इन दोनों को माइनस करके देखो, तो 15 1/2 - 18,
ठीक, फ्रैक्शन का आपको सब्सट्रैक्शन आता होगा, 31 माइनस 2 माइनस 18, एलसीएम लोगे माइनस का 36, 31 माइनस 36 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 जो है कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो देखो नेगेटिव में आ रहा है लास्ट टर्म माइनस 47, मतलब ये एपी डिक्रीज होती जा रही है, एक टाइम बाद 47 हो गई है। ठीक, तो सॉल्व कैसे करोगे मैं बता दूंगा, आप कैलकुलेशन करके देखना। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो इसका नंबर ऑफ टर्म होगा वो इतने सारे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो ये 47 इक्वल टू ए 18 है, एन माइनस 1, एन हमें निकालना है लेकिन डी की वैल्यू है माइनस 5 अपॉन 2। ठीक, एक बार इस इक्वेशन को होमवर्क है क्वेश्चन में सॉल्व करना है ना, एन की वैल्यू जो आएगी वही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। इस इक्वेशन को देख लो, 47 इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5 अपॉन 2। ठीक, ये चीज होगी। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होंगे जिसमें आपको 2 डिजिट 3 डिजिट इन नंबर्स का डिविजिबल बताना है या डिविजिबिलिटी बतानी है कि कितने नंबर डिविजिबल होंगे बिना डिवाइड करे बिना काउंट करे। जैसे देखो, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, मीन्स आपको बताना है कितने 2 डिजिट के नंबर डिविजिबल है 3 से। तो देखो आपको पहले पता होना चाहिए डिजिट और नंबर का मतलब क्या है। डिजिट होती है हमारे 0 to 9, ठीक, 10 डिजिट्स होती है हमारे पास, और इन्हीं से सारे नंबर्स फॉर्म बने होते हैं। ठीक, अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूं तो देखो, अगर मैं काउंटिंग लिखता हूं तो 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, है ना, 10 11, वरना 9 तो क्या है, ये 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट है, और जैसे हम 10 की तरफ गए तो यहाँ पर 1 0, तो 2 डिजिट है, तो इसको बोल सकते हैं हम ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको कि ये 2 डिजिट नंबर है, यानी कि 10 11 12 13 ऐसे ही काउंटिंग चलती रहेगी। और हमें पता है एक टाइम बाद क्या चीज आएगी, एक टाइम बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या नजर में आएगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो 10 11 12 13 ऐसे ही बढ़ते आएंगे। तो यहाँ पर 98 काउंटिंग आई, 99 आई, और जब 100 आएगा, अब 100 में देखो 3 डिजिट है ना, 1 है 0 है 0 है, तो ये 3 डिजिट नंबर हो गया। पर अब बात समझ में आ गई होगी, आपको 10 और 99 के बीच में देखना है। अब 10 और 99 में क्या सारे डिविजिबल होते हैं, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं होते, आपको पता है 10 डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल याद करो, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल है 3 से, तो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो हाँ, अगर मैं कितना ही बड़ा नंबर ले लूं, अब जैसे 10 मुझे बताना है तो डिवाइड करके देख सकते हो, 3 3 से 9, 1 रिमाइंडर बचेगा, डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर आ रहा है। 1 1 एडिशन करो 2, तो क्या 2 3 से डिविजिबल है, नहीं। अब देखो 12 3 4 से 12 होता है, यस। 13 नहीं है, 14 15 16, ठीक, 14 भी नहीं होगा, 15 होगा, 3 5 15, 16 नहीं होगा। तो आपको बात यहाँ पर यही समझनी है कि जब भी आप एपी फॉर्म करोगे तो एपी फॉर्म करने पर, एपी फॉर्म करते हुए आपको अगर बताना है कितने नंबर ऑफ डिजिट डिविजिबल है 3 से, जो कि 2 डिजिट के हैं, तो पहला टर्म यहाँ पर 10 11 है नहीं, तो पहला टर्म तो 12 होगा। अगर 3 से डिविजिबल की बात करें, क्योंकि भाई एपी जो बनानी है वो डिविजिबिलिटी बाय 3 पहले ही कंडीशन दे रखी है, तो 12 आ गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टर्म 15 हो जाएगा, उसके बाद 18 हो जाएगा। बात समझ में आए, देखो 12 और 15 के बीच 3 का डिफरेंस, 18 डिविजिबल होगा, 16 और 17 नहीं होने वाले, 18 में 3 एडिशन करो 21 24, ऐसे हम 99 तक जाएंगे। 99 डिविजिबल है 3 से, हाँ है। सो हमें क्या बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो 12 आ गया और कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितना 3 का एडिशन होगा डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप बोलो 24 25 लिख दो, प्लस 1 करो, तो 25 क्या डिविजिबल होता है, तो आंसर है नहीं। 24 का 27 आएगा 3 एडिशन करने पर, हाँ वो डिविजिबल है। तो डी जो है कॉमन डिफरेंस 3 होगा और ए 12 होगा, लास्ट टर्म 99 होगी। बस अब आपके सामने अगर ऐसी एपी में दे देता डायरेक्ट, तो आप सॉल्व तुरंत कर देते। आप लिखते ये चीज आपकी ए एन होगी, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 है प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये चीज 99 रखेंगे, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, तो एन माइनस 1
इंटू 3 इक्वल टू 99 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू ये चीज़ कितनी आएगी 7, 87। तो n माइनस 1 इक्वल टू 87 अपॉन 3, n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 29। तो n की वैल्यू आ जाती 29 प्लस 1, माइनस 1 को तो लेके जाओगे, n आ जाता 30। अब आपके पास अगर डायरेक्ट एपी होती तो आप ये सारी कहानी लिख देते, जो कि मैंने अभी समझाई कि आपको अगर an या लास्ट टर्म पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू 12 आपके सामने आई, d तो 3 आने वाला है और आप लिख सकते थे। पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों था? क्योंकि आपके पास एपी नहीं दे रखी, या आपने यहाँ पर एपी बनाई है। तो अब जो क्वेश्चन है एक लेवल अप करके आने वाले हैं। एक लेवल अप कैसे कि अब आपको एपी बनानी होगी, या फिर कुछ ही चीज़ें दे रखी होंगी, बहुत कम चीज़ें दे रखी होंगी। आपको जो एपी के बारे में आपने कंसेप्ट समझा है उसको अप्लाई करके एपी बनानी होगी, और उसके बाद बताना होगा नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, या 20th टर्म क्या होगा, 40th टर्म होगा, क्या चीज़ होगी। देखो यहाँ पर n30 आया है तो यहाँ पर 30 टर्म्स होंगी, 30 नंबर डिविजल होंगे। तो हम लिख सकते हैं 30 नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर which are divisible by 3। ठीक, तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर 3 की जगह 2 ले सकता है, 7 ले सकता है, 11 ले सकता है, कितने भी नंबर आ सकते हैं। अब आप सॉल्व करने का तरीका समझ चुके हो कि पहले जो नंबर्स दे रखे हैं 2 डिजिट या 3 डिजिट उनको लिखना, फिर देखना कि क्या वो डिविजल हो रहे हैं या नहीं, एपी फॉर्म करना, और उसके बाद आपको कैलकुलेशन आसानी से आती है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की। अब जो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइजेस का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एपी आपको फॉर्म करनी है, उसको देख। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको एपी फॉर्म भी करनी होगी, है ना, एपी बनानी है, या कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म पूछ सकता है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन समझो, डिटरमाइन द एपी, तो मतलब एपी आपको बतानी है क्या चीज होगी, क्योंकि अब तक जितने क्वेश्चन देखे आपको एपी गिवन थी, उनमें आपको कोई टर्म बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, लेकिन जैसे ही जो नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं डिविजल बाय 3, उसमें एपी आपको फॉर्म करनी होती, बनानी पड़ी थी। तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, एपी आपको बतानी है। देखो डिटरमाइन द एपी, एपी बतानी है जिसमें थर्ड टर्म आपका 5 है। ठीक, तो आपको A3 दे रखा है 5 और A7, देखो 7 टर्म दे रखा है 9। अब लेकिन आपको बस एक फॉर्मूला बताया है कि an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तक तो शायद याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने डिराइव भी कर दिया और आपको याद भी हो गया होगा इतने क्वेश्चन करके। ठीक, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब यहाँ पर मैं आपसे बोलूं थर्ड टर्म है A3, यानी कि n की जगह पे 3 रख दूं, 3 माइनस 1 डी, तो A3 आ गया a प्लस 2 डी। ठीक, और एक्चुअली में A3 क्या है, वो तो हमें गिवन है 5 है, तो a प्लस 2d की वैल्यू 5 है, इसको इक्वेशन 1। दोबारा से अब an हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d, ये चीज होती है। अब अगर 7th टर्म की बात करें तो a प्लस 7 माइनस 1d, तो a7 आपको पता है 9 है, आपको गिवन है क्वेश्चन में, और एक आपको फॉर्मूले से पता है वो a प्लस 6d के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन आपके पास आई है। अब अगर आपने लीनियर इक्वेशन में इन 2 वेरिएबल नहीं भी पढ़ा तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि आपको नजर में आती है 2 इक्वेशन। ठीक, 2 इक्वेशन में साथ साथ में लिखता हूँ, आपको समझ में आए। a प्लस 6d इक्वल टू 5 है, सॉरी 9 है, और a प्लस 2d इक्वल टू 5 है। ठीक, 2 इक्वेशन आपको नजर में आ रही है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इन इक्वेशन को माइनस करो। ठीक, क्या चीज, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सो आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देखे हैं तो मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जो राइट हैंड साइड में है उनको एक साथ लिख दो, और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको एक साथ लिख दो। अब 2 इक्वेशन आपको माइनस करनी है, इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 से, तो एक्चुअली में इसके लिए a प्लस 6d है, a प्लस 6d माइनस a प्लस 2d, है ना। और इसको लिख सकते हो 9 माइनस 5, कि भाई RHS ने RHS को माइनस करा, सॉरी LHS ने LHS को, RHS ने RHS को। ठीक, 9 में से मैंने 5 करा माइनस। ठीक, अब मैं इस माइनस साइन को अंदर लेके जाऊँ, a प्लस 60 माइनस का a माइनस का 2d, 9 माइनस 5 4 होता है। ठीक, अब देखो ये प्लस का a है, ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे, और 60 माइनस 2d, 60 माइनस 2d
इक्वल टू 4, 6d है 2d है, ये तो वही क्वेश्चन होगी 6x माइनस 4x है, तो आपको पता है क्या ये हो जाएगा 4d इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू आएगी 4/4, ये डिवीजन में लाओगे तो आपके पास d की वैल्यू आ गई 1। तो देखो कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 1। सो अब मुझे अगर कॉमन डिफरेंस पता चल गया 1, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं पता, अरे भाई एपी अगर आपको स्टार्ट करना है तो फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, तो मैं क्या लिखता हूं कि A3 में मैं वैल्यू रख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू रखता हूं, तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इक्वल टू 5, a की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2, a इज इक्वल टू 3। तो आपको नजर में आ गया a की वैल्यू 3 है, तो यहां पर अगर मैं AP बनाऊं तो फर्स्ट टर्म 3, ठीक है, अब यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं AP, जो आंसर होना चाहिए आपका, ठीक, AP हो गया 3। अब कॉमन डिफरेंस 1 है तो एक एडिशन कर दो 4, क्योंकि अगला टर्म a प्लस डी होगा, उसके बाद 5 होगा, 6, एक एडिशन करते जाना है, ठीक, तो ये आपके पास AP फॉर्म हो जाएगी 3 4 5 6, ये AP है, यही आंसर है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ट्राई करना, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे तो कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि लिंक बना रहे। तब तक आपका होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 5.2 ट्राई करना, और जितने भी बाहर के क्वेश्चन या लास्ट ईयर देख सकते हो, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैथ में उतने सॉल्व करने की कोशिश करा करो।